मध्य प्रदेश में उपचुनावों का दौर चल रहा है। 4 सीटों पे उपचुनाव का प्रचार अब बिल्कुल अंतिम दौर में आ गया है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जगह जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उपचुनावों में क्या उनको लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। उपचुनाव का प्रचार बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है, आप भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में क्या सीन अब आपको दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास निरंतर होता रहे और जन कल्याण की योजनाओं पर निरंतर काम होता रहे और इसका असर और लाभ सीधा आम जनता को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण होना स्वाभाविक ही है। इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था बनाई है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। आप जिस जगह पे प्रचार करने आज जा रहे हैं वहाँ खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जो थे वो बहुत करीबी थे आपके, काफ़ी उनसे इंटीमेसी थी। तो ऐसे में क्योंकि इन सब लोगों की जिनकी डेथ हुई है, कोविड से डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रचार करते समय थोड़ा सा इमोशनलपन या भावनात्मक भी आपको कभी कभी लगता है क्या? स्वाभाविक रूप से नंद कुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और अनुशासित कार्यकर्ता थे और उनका जीवन बहुत संघर्षमयी था। उन्होंने अपने जिले से लेकर पूरे प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को बढ़ाने में बहुत योगदान किया। दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारण ही आज उपचुनाव की परिस्थिति खड़ी हुई है। तो खंडवा जाना और चुनाव प्रचार करना यह निश्चित रूप से नंद कुमार जी को याद भी करता है और ये समय भावुकता भी प्रदान करता है। यदि उपचुनावों को देखा जाए तो इनमें जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। कमलनाथ जी ने बीच में कहा कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान एक्टर हैं। फिर बीच में एक बार बीडी शर्मा पे उन्होंने कहा कि बीडी शर्मा को निक्कर जो है वो जब पहनना नहीं आता था तब मैं राजनीति में था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जो है वो मुद्दों की जगह अनर्गल बातें ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, दरअसल क्या है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। इस प्रकार की बातें तब होती हैं जब अंदर से व्यक्ति वैचारिक रूप से रिक्त हो जाता है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मीडिया में बने रहने के लिए और अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए इस प्रकार की उल जलूल बातों का सहारा कांग्रेस नेतृत्व लेता रहता है, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लेकिन भाजपा को भी क्या जरूरत पड़ी? एकदम कांग्रेस का एक विधायक जो है कल भाजपा में शामिल हुए, मतलब ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चुनाव बीजेपी को जो है सरकार पर कोई असर नहीं आ रहा। ऐसे में एक विधायक जो है वो वापस आया, एक उपचुनाव और खड़ा होगा, तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि कांग्रेस के लोगों को भाजपा में लिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जन संगठन है और किसी भी जन संगठन को हमेशा विस्तार देना ये पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी है। जहाँ तक किसी विधायक के और आने जाने का सवाल है तो सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी को लाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति से, विचार से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को मना भी क्यों करना चाहिए? नहीं, भाजपा के नेता जो हैं वो किसी विधायक को लेकर आते हैं, जोर नहीं देते वो अपनी जगह, लेकिन साथ में ये भी होता है ना कि जो भाजपा का आपका कार्यकर्ता उस क्षेत्र का है, कभी ऐसा होता है कि आप लोग उनकी सहमति बनाओ कि हमको इसको लेकर आना है, या भाजपा का क्योंकि कार्यकर्ता को कहीं इसमें उपेक्षित महसूस नहीं करता? स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार के निर्णय होते हैं तो संबंधित लोग संबंधित कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मानस भी हमेशा ये रहता है कि जहां पार्टी अभी नहीं पहुंची है
वहाँ तक पार्टी को पहुँचाया जाए। और हम सब लोग हमेशा पार्टी सर्वस्पर्शी बने और सर्वव्यापी बने, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। उन्हीं प्रयत्नों में से इस प्रकार के प्रयत्न होते हैं। दूसरा, कुछ इस समय राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आपके विभाग से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में खाद की कमी का चल रहा है। खाद की कमी का संकट क्यों पैदा हुआ, डीएपी क्यों जिसे कहें कि कम इस समय आ रही है, और इसको मतलब हम ये हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका समाधान क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा? देखिए, फर्टिलाइज़र खेती में आवश्यक है, लेकिन फर्टिलाइज़र पर निर्भरता कम हो यह भी आवश्यक है। फर्टिलाइज़र का उपयोग संतुलित हो, इसके लिए सरकार एक जागरूकता अभियान भी चला रही है और इसलिए सॉइल हेल्थ टेस्टिंग का अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया, जिससे खाद है, दवाइयाँ हैं, पानी है, इनका संतुलित प्रयोग खेती में हो। इससे उत्पादकता भी बढ़े और किसान की लागत भी कम हो। जहाँ तक फर्टिलाइज़र का विषय है तो यूरिया वगैरह की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन बीच में डीएपी की कमी हुई है। डीएपी के लिए हम लोग इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं और कमी जगह हैं और कम व्यापारी हैं जो डीएपी के क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए पिछले बार जब सीजन था तो उस समय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय भाव डीएपी के बढ़ा दिए। भारत में एक डीएपी का बैग 1200 रुपये में मिलता था। उस समय उसकी कीमत 1700 रुपये थी, तो 500 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार देती थी। लेकिन जब ये एक बैग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2400 रुपये हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि भाई किसान पर भार नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए 500 की जगह सब्सिडी को 1200 किया। पिछले सीजन में 1200 रुपये पर डीएपी की उपलब्धता सभी किसानों को हुई। इस बार फिर अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गए और इस वजह से एक बैग पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय करके 1650 रुपया सब्सिडी देना तय किया। लेकिन डीएपी की उपलब्धता अनेक कारणों से थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी भाव भी, सब्सिडी भी बढ़ाई है और इंपोर्ट किया जा रहा है और सप्लाई डीएपी की निरंतर जारी है पूरे देश भर में। चीन ने से इंपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि डीएपी सबसे ज़्यादा चीन से इंपोर्ट होता है, क्योंकि और चाइना से अभी इंपोर्ट होगा इसका भी अभी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने रोक लगा रखी है। कुछ इसके वैकल्पिक चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि आप लोग के डीएपी की जगह किसान कोई दूसरी चीज़ डाले, या जो एक बार हम जिसे कहें कि आप लोगों का वो एक चीज़ थी कि स्वदेशी चीज़ें या जैविक खेती या इस तरह को जो बढ़ावा देने की बात हुई थी, क्या लग रहा है कि इसमें कहीं सफलता नहीं मिल पाई, इसीलिए आज भी हम इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं? नहीं, ये सच है, समय रहते जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है। लेकिन हम लगातार इस सीजन में किसानों को आग्रह कर रहे हैं राज्य सरकारों के माध्यम से कि वो डीएपी के साथ साथ एनपीके का भी उपयोग करें। और एनपीके आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान उपयोग करता है और एनपीके की सप्लाई भी निर्बाध गति से करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे भारत में ही रिसर्च हुआ और हम लोगों ने नैनो यूरिया बनाया। नैनो यूरिया का भी प्रयोग चल रहा है, उसका टेस्टिंग हो गया है, मार्केट में आ गया है और नैनो डीएपी पर भी अनुसंधान चल रहा है। कुछ समय पश्चात अगर प्रयोग सफल रहे तो वह भी बनेगा, तो निश्चित रूप से हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, आप साथ हो और किसान आंदोलन की बात नहीं हो तो वो चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो किसान आंदोलन लंबा समय हो गया है चलते हुए, कई बार बातचीत हो चुकी है, क्या लग रहा है आपको, क्या हल दिखाई दे रहा है, कैसे हल होगा किसान आंदोलन का? कृषि सुधार बिल
मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए। इस प्रकार के बिल आए, इसके लिए 20 साल से लगभग देश में विचार विमर्श चल रहा था। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उस समिति ने भी विचार करके अपनी रिकमेंडेशन दी। तदुपरांत यूपीए गवर्नमेंट ने भी इस दिशा में एक मॉडल बिल बनाया जो राज्यों को भेजा, लेकिन राज्य उसको अपना नहीं पाए। फिर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पाटिल जी थे, उनके अध्यक्षता में 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनी। उसने भी इस प्रकार के रिफॉर्म की बात कही। फिर हुड्डा जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनी। उस समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिश की। फिर नीति आयोग ने एक कमेटी मुख्यमंत्रियों की बनाई, उनने भी इस दिशा में सिफारिश की। तदुपरांत ये कृषि सुधार बिल लाए और ये कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है। देश भर का किसान और देश भर के किसान संगठन इन बिलों के समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस बिल में आपत्ति दिखाई देती है। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए किसानों ने पूरी संवेदनशीलता के साथ आंदोलनकारी किसान यूनियन से 11 दौर की बातचीत की और उनको बार बार ये आग्रह किया कि आप प्रावधानवार बातचीत करें। अगर किसी प्रावधान में आपको कोई तकलीफ़ दिखाई देती है तो सरकार उस पर विचार करने को, निराकरण करने के लिए भी तैयार है। लेकिन 11 दौर की बातचीत में वो अपने तर्क से सरकार को संतुष्ट नहीं कर सके। तो हमने उनको कहा कि आप सब आपस में मशवरा करो और मशवरा करने के बाद फिर अपना प्रस्ताव लेकर आओ, तो हम लोग उस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। तब से अभी तक कोई प्रस्ताव लेकर वो आए नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो प्रस्ताव लेकर आएँ, सरकार से चर्चा करें, आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसान को भी और किसानी को भी, दोनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को 1.5 गुना किया गया। एमएसपी पर खरीद भी बढ़ाई गई। एमएसपी पर खरीद अब दलहन और तिलहन की भी होना शुरू हो गई है। और अगर कोई राज्य पीडीएस में बांटने के लिए प्रवृत्त होता है तो मोटा अनाज खरीदने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव देता है, तो हम मोटे अनाज की भी खरीद करते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए और जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गैप्स रह गए वहाँ अधोसंरचना विकसित हो, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड हम लोगों ने बनाया है। अभी तक लगभग 11,000 करोड़ के प्रस्ताव राज्यों से हमें प्राप्त हुए हैं। 5,700 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों के द्वारा उनको दिया गया है। इस ऋण पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। और अगर सहकारिता के क्षेत्र की प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां इसमें आवेदन करती हैं तो उनको तो 1% ब्याज पे ही ये ऋण मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो केसीसी अभियान अभी हम लोगों ने चलाया और कोविड के दौरान लगभग 2.5 करोड़ किसानों को नया जोड़ा और 2,44,000 करोड़ रुपया ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराया गया। एक समय था जब केसीसी वाजपेयी जी के समय शुरू हुई थी तो बहुत थोड़े से किसान उससे जोड़ पाए थे। बाद में इस दृष्टि से किसी ने ध्यान दिया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अब तय किया कि 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण के रूप में मिलना चाहिए, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 15 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण किसानों को दिया गया है। इससे किसानों की साहूकारी पर जो निर्भर करता था उससे मुक्ति मिली है। बड़े ब्याज से वो बचा है, शोषण से बचा है
और अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। एफपीओ बनाने की योजना हम लोगों ने शुरू की है। उस एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान संगठित हों, कृषि उत्पाद संगठन बनाएं और उसके माध्यम से वो अपनी लागत को भी कम करें। सारी चीज़ जो आदान के रूप में खेती के लिए ज़रूरत होती है उसको थोक भाव में ख़रीदें, अच्छी सिंचाई करें और अच्छा प्रोडक्शन करें, वैश्विक मानकों के अनुसार प्रोडक्शन करें, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ें। इसके लिए केंद्र सरकार किसानों को सभी साधन एफपीओ के माध्यम से मुहैया करा रही है। इसका भी सदपरिणाम आने वाले कल में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए होने वाला है। कृषि बिलों की यदि हम बात करें तो अगर आपको क्या लगता है देश के कितने प्रतिशत किसान जो हैं वो कृषि बिलों को लेकर फेवर में हैं? क्योंकि आपसे तो लगातार लोग एक साल में मिले होंगे, विरोध करने वाले भी मिले, समर्थन करने वाले भी मिले, तो कितने प्रतिशत किसान जो हैं वो कृषि बिलों के साथ हैं देश में इस समय? आप ऐसा मान सकते हैं कि 99% किसान बिलों के साथ खड़ा है। आप पूरे देश में देख लो, आप महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कहीं भी इस बिल के विरोध में कोई आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन पंजाब में है, कुछ हद तक हरियाणा में है और ये आंदोलन भी राजनीतिक दृष्टियों से भी जुड़ा हुआ है। और कुल मिला के कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन में किसानों की अगुवाई न करके अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इन कृषि बिलों का और किसान आंदोलन का इन राज्यों के चुनावों पर कितना असर आएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के आम किसान तो समझता है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की किसान आंदोलन की हलचल है, लेकिन वहाँ इन बिलों का कोई फ़र्क इसलिए नहीं है कि वो पूरे के पूरे गन्ना किसान हैं और गन्ना किसानों पर इस बिल का कोई नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और इसलिए वहाँ पर भी चुनाव में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चुनाव पर इन कृषि बिलों का फर्क नहीं आएगा, लेकिन समाधान का रास्ता उन्होंने कोई प्रस्ताव दिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। देखा जाए तो अभी ये बिल लागू ही नहीं है, उसके बाद भी किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये हल कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा, या इस हल के ना निकलने से जो किसान है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ ना कि कुल मिला के जो किसान है वो इसके महत्व को समझ रहा है और पंजाब हरियाणा के किसान के भी इसके महत्व को समझ रहे हैं। लेकिन आंदोलन आम किसान तो नहीं कर रहा, आंदोलन तो कुछ यूनियन कर रही है और यूनियन रास्ता निकालने के लिए विचार नहीं कर रही। बीच में कुछ लोगों से शायद आप लोगों की चर्चा भी हुई थी, क्योंकि अमरिंदर सिंह पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो मिले भी थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। कुछ बात चल रही थी कि कुछ रास्ता निकलेगा, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता निकल सकता है आने वाले समय में? नहीं, अभी तो इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है वक्त ही इसका रास्ता निकालेगा। भारत सरकार तो किसानों से आज भी चर्चा करने के लिए और रास्ता निकालने के लिए तैयार है। दूसरा एक इशू देश में और काफ़ी हो रहा है, तो उसका रास्ता क्या है? जैसे महंगाई को लेके एक बार फिर बातें होने लगी हैं, तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये सच्चाई है। ये महंगाई कैसे कम होगी, या अब ये मान लें कि ये पेट्रोल के रेट जो हो गए इससे ऊपर ही जाना है, अब कभी नीचे नहीं आ पाएंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि जब कोई महामारी जैसी परिस्थिति खड़ी होती है तो उसकी परिणति महंगाई के रूप में होती है। अभी थोड़ी चीज़ें महंगी हुई हैं, ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन भारत सरकार के संज्ञान में है और खाद्य पदार्थ महंगे ना हों इस बारे में भारत सरकार चिंतित भी है और उन जिन्सों की उपलब्धता बाज़ार में बढ़े इसके लिए इंपोर्ट का रास्ता, ड्यूटी घटाने का, बढ़ाने का रास्ता, इन सब रास्तों पर भारत सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है उसके परिणाम आने वाले कल में ठीक आएंगे। अगर मैं आपके खुद की राजनीति की बात करूं तो लंबे समय से मैं खुद देख रहा हूं, आप मध्य प्रदेश में जो है वो मंत्री थे,
उसके पहले आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आपको अध्यक्ष बन गए आप, फिर राष्ट्रीय महासचिव बन गए, फिर सेंट्रल में मंत्री बन गए। तो नरेंद्र सिंह तोमर अपनी राजनीति को आगे क्या देख रहे हैं, उनको आगे क्या दिखाई दे रही है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं। काम करते समय पार्टी जो भूमिका तय करती है उस भूमिका को कैसे अच्छे से निभा पाऊं, यही मेरी कोशिश रहती है। बाकी मैंने अपने बारे में न तो कभी कोई लक्ष्य तय किया और ना ही मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदत्त काम को अच्छे से मैं निभा सकूं, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। 3 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उसके बाद जो है गुजरात में हुआ। तो इसको लेके एक मध्य प्रदेश में भी एक अनिश्चितता का माहौल जिसे हम कहें कि बना रहता है। आप दिल्ली में बैठते हैं, क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में यह अनिश्चितता का माहौल छटेगा या मध्य प्रदेश में नेतृत्व रहेगा, चेंज होगा, क्या होगा आने वाले समय में, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में सरकार अच्छे से मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इस प्रकार की इसलिए अटकलों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा आती है जब ये बात होती है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पिछले कई सालों से बात चल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर खुद क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं, सामान्य तौर पर मैं तो मुख्यमंत्री की लाइन में न पहले था न आज हूँ और ना ही मेरे मन में कोई ऐसा भाव कभी आया। जो मुख्यमंत्री है वो ठीक से सरकार चलाए, इसमें अपन कोई योगदान कर सकते हैं तो हम जरूर करने का प्रयास करते हैं। एक राजनेता जो है वो कांग्रेस से भाजपा में आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप भी ग्वालियर के हैं, वो भी उसी क्षेत्र के हैं। सिंधिया के भाजपा में आने से क्या फर्क पड़ा है भाजपा की राजनीति को, ये मैं आपसे। स्वाभाविक रूप से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है और सिंधिया जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके साथ कई विधायकों ने इस्तीफा भी दिया। कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी की ताकत बढ़ती है, इसलिए उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका साफ कहना है कि कृषि बिलों का हल कृषि यूनियनों के हाथ में है। जैसे ही वो प्रस्ताव देंगी तो कोई ना कोई हल निकलेगा। महंगाई बढ़ी है लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उपचुनावों में भाजपा को लाभ होगा और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल कोई अनिश्चितता नहीं है। तो इस स्थिति में उनका यह साफ मानना है कि अभी फिलहाल सब कुछ मध्य प्रदेश में ठीक चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट बुरहानपुर।